पढ़ा है। प्रेमचंद जी की मैंने दो बार कथा को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। प्रेमचंद जी की मैंने परीक्षा कहानी इतना सुनी मैंने ऐसा साफ हो जाओ प्रेमचंद छोड़ो और किसी को बताओ क्या पढ़ी। तो मैंने कहा मैम मैंने अभी 2 दिन पहले विश्व के सबसे बड़े कवि लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी पढ़े थे, बूढ़ी का अंधे भिखारी। उन्होंने कहा छोड़ो उपन्यास ही पढ़ते हो, मतलब ये लोग केवल माइंड चेक करते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं। उनको पता चल जाता है क्योंकि वो बैठा है ना साइको वाला, देख रहा है कि अगर नहीं पता होगा तो कंप्यूटर से नहीं रख पाएगा बच्चा। तो उन्होंने मुझसे उपन्यास के बारे में पूछा कि उपन्यास पढ़ते हो, तो मैंने कहा यस मैम। कई कौन सा उपन्यास पढ़ते? मैंने प्रेमचंद शुरुआत किया कि प्रेमचंद जी का मैंने सेवा सदन पढ़ा है, प्रेमचंद जी का मैंने रंगभूमि पढ़ा है, प्रेमचंद जी का मैंने गबन पढ़ा है, प्रेमचंद जी का मैंने गोदान पढ़ा है। फिर प्रेमचंद छोड़ दो, तुम प्रेमचंद से ज्यादा क्यों लगाव रखते हो? तो उन्होंने कहा किसी को बताओ। मैंने कहा मैम प्रेमचंद जी के अलावा अगर देखा जाए तो मैंने हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु पढ़ा है, मैंने देवरानी जेठानी का उपन्यास जो है उसको पढ़ा है, मैंने कहानी उपन्यास पढ़ा है, मैंने जो है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास पढ़ा है, मैंने एक शेखर जीवनी उपन्यास पढ़ा है, मैंने मैलांचल उपन्यास पढ़ा है, मैंने जो है तो इतना बताया कि छोड़ो ये बताओ गबन को पढ़े थे तो यूट्यूब से पढ़े थे? हमने नहीं पढ़ा। अभी वो तमाचा मार के गिर जाओगे, यूट्यूब से पढ़े थे ना? हमने नहीं मैंने किताब पढ़ा। कई बड़ी किताब पढ़ने वाले हुए वो बहुत लोग आए हैं, हम सबको देख रहे हैं कि किताब पढ़े हैं। हमने नहीं मैंने किताब पढ़ा है, तो लोग डांट भी रहे थे। हमने नहीं मैंने किताब पढ़ा है। कहीं हमें ना बताओ 200 पेज से अधिक की है किताब, तुम कितने पढ़ी आओ? हमने नहीं मैंने किताब पढ़ा कहीं खरीदे थे। हमने यस मैम। कहीं 200 पेज से अधिक की है पूरा पढ़े हो? हमने यस मैम। पूरा एक लाइन बता सकते हो? हमने यस मैम। कहीं बताओ। तो मैंने बताया था कि मैम जो लेखक का प्रेमचंद जी का जो एक उद्देश्य रहा गबन लिखने का वो यही रहा कि जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं पर अंकुश संयम नहीं रखेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। तो मैम ने अपना एक तरह से माँ की ममता की तरह वो मतलब मुस्कुराते हुए मूरी टेढ़ कर ली और कहीं ऐसा है संदीप जी इच्छाओं का या महत्वाकांक्षा? तो मैंने कहा मैम सॉरी महत्वाकांक्षाओं का होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने तुरंत काव्य वाला की काव्य के लिए मेरे उसके लिए उन्होंने अंदर से नीचे से किताब उठाई और वो किताब हायर थी। तो उसमें जो कविता मुझसे दी गई पढ़वाने के लिए उसमें क्या था कि ना उस कवि का नाम आता था ना कविता का नाम था। मैंने इससे पहले वो कविता कभी नहीं पढ़ी थी। तो उसमें क्या किया कि जब उन्होंने मोड़ करके किताब मेरे सामने रखा कि इसको पढ़िए तो मैंने किताब छीन जैसे दे लिया अपने हाथ में तो डांटने लगी, किताब हाथ में नहीं लेना, इधर लो, डांट करके किताब ले ली फिर से। इसके बाद उसको फिर से मोड़ी, दूसरी कविता खोली, इसके बाद में पेंसिल से उसको 4 लाइन निशान लगाई बीच से और सब छिपा ली, कहीं किताब छीनना नहीं है, किताब मेरे ही हाथ में रही। तो हम दोनों बैठे थे, इधर से हम पकड़े थे, उधर से वो किताब पकड़ी। तो 4 लाइन जो कविता पढ़वाई थी, पहली लाइन तो बहुत अच्छे से मतलब पढ़ा जा सका उसको, लेकिन दूसरी लाइन मुझे छंद नहीं पता था इसलिए वो लय ना बन पाई, इसलिए मैंने उसे सरसता के साथ पढ़ लिया केवल। तीसरी भी पढ़ पाई अच्छे से, चौथी भी। उसके बाद मैंने कहा मैम हो गया। तो उन्होंने कहा कि हुआ नहीं, अभी तो व्याख्या बाकी है। तो जब मैंने व्याख्या किया उसमें यही था कि एक तरह से चंद्र की शोभा का वर्णन किया जा रहा था। तो मैंने वहाँ किया था कि मैम जो है ये जो है चंद्रमा जब अपने पथ पर निकलता है तो उसमें इतना आकर्षण होता है कि उससे आकर्षित होकर तारों का सैलाब आ जाता है। तो इस तरीके का वर्णन मुझे उस दिन माँ सरस्वती ने ना जाने कैसा किया कि मुझे शब्द भी अच्छे अच्छे मिलते चले गए और जो है व्याख्या बहुत अच्छी हुई। इसके बाद तुरंत प्रश्न कमिश्नर सर ने कहा कि लेसन प्लान के बारे में क्या जानते हो? तो मैंने बताना शुरू किया मॉरिसन से लेकर के, लेकिन साइको वाला जो था वो डरा दिया मुझे, कहा कि क्या कहा, इतना तेज चिल्ला लिया कि मैम तक डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब उनकी अब से स्टाफ में डिस्टर्ब हो गए, इतना तेज चिल्लाए थे वो। तो हम वही चुप हो गए। हम कहे सॉरी सर। नहीं नहीं डरो मत। मैं बोल के मैं बेटा डरो मत। हम कहे सॉरी मैम मैं स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा हूँ इस समय। तो समझ गए कि ये ज्यादा पेट डरवा दिया है तो इतना ज्यादा वो लोग कर रहे थे। इसके बाद फिर हम सॉरी बोल रहे थे, बताना बंद कर दिए वहाँ। तो इसके बाद मैम ने अपनी ओर मुझे बुलाया और उसके बाद वो इशारा किया और उसके बाद उन्होंने जो है इशारों में कहा कि बेटा लेसन प्लान बनाए थे, जो कि मैं बनाया था बीएड में, लेकिन उस समय माँ की जो ममता होती है हमें खुद नहीं पता, मेरा सिर ऐसे हिल गया नहीं हाँ हिलना था, तो मुझे भी नहीं पता था, ऐसा हो गया। फिर कोई बात नहीं। इसके बाद फिर से कमिश्नर सर ने कहा कि आपका नेट 2022 में हुआ। मैंने बहुत कुछ छिपाया था। जैसे मेरा 2020 में एमए था और मैं जब एमए की परीक्षा दे रहा था उससे पहले मैं नेट क्वालिफाई हो गया था। तो मैं 2020 से अब तक मैं लगातार नेट क्वालिफाई हूँ
और हर बार मेरा पॉइंट से ज़्यादा उठता था। उसका कारण क्या था, मैं फर्स्ट पेपर कुछ टॉपिक थे नहीं पढ़ पाता था, जिस 10 सब्जेक्ट वाले हैं, लेकिन हर बार मैं नेट क्वालिफाई हूँ। अब की बार नहीं भरे क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरा चयन हो गया तो मैं पेपर देने यहाँ कहाँ आ पाऊंगा, तो अब की बार नहीं भरे। तो 5 बार लगातार नेट क्वालिफाई हुए थे। मैं यूपी पीजीटी भी क्वालिफाई हुआ था, लेकिन संयोगवश मैं पैसा नहीं दे पाया, मुझे इंटरव्यू में कम नंबर दे करके बाहर कर दिया गया। इसके बाद मुझे बहुत कष्ट हुआ था। फिर उसके बाद मैं 86 प्रवक्ता भी क्वालिफाई हुआ। यूपीपीएससी का मैं मेंस भी लिख चुका हूँ, मेंस से मैं बाहर हुआ हूँ। इसके बाद मेरे क्षेत्र छोड़ता गया, ये वैकेंसी आई थी, इसमें डाला मैंने, और इसके बाद आप देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वहां एक बार का केवल नेट वाला लगाया था, 2022 का केवल, बाकी पहले वाला छिपा लिए और लास्ट वाला। मैंने अपना अनुभव नहीं व्यक्त किया कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मैं वहां ये दिखाया कि मैं रेगुलर छात्र रहा हूं, मैं केवल पढ़ने जाता था, ना कोचिंग किया हूं, ना पढ़ाया हूं, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। ये चीजें मैंने वहां रखा था अपना। इसके बाद उन्होंने जब कहा कि संदीप जी आपका नेट 2022 में हुआ था, तो हम कहे यस सर। तुरंत मैंने पूरा प्रश्न को वो ले लिए। उन्होंने कहा पीएचडी कहाँ से कर रहे हो? तो कहे मैं पीएचडी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आर्थिक समस्या, जैसे मैं आर्थिक समस्या बताया वो मुझे डांटना शुरू कर दी। कहीं ऐसा है सरकार ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपको फेलोशिप देती है 10,000 रुपये मंथली, तो आप पीएचडी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं जेआरएफ वालों को मिलती है, तो डांटना शुरू कर दी। कहीं कभी आपने घर छोड़ा है, तभी गए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वहां आपका ना होता तो किसका होता? हम लोग लेते हैं साक्षात्कार, हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, हमें नहीं पता किसका चयन होगा पीएचडी के लिए, किसका नहीं होगा। आपको एक बार तो जाना था यूनिवर्सिटी में वहां पर। तो हम मतलब एक तरह से मायूस हुए, पूरा चेहरा गिराए अपना सुन रहे थे, केवल कुछ बोल नहीं रहे थे। यहाँ तक कि इतना वो डांटी, आलसी हो तुम, लापरवाह हो तुम अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हो, तुम सो रहे हो, 2022 में नेट को अभी तक तुम पीएचडी में एडमिशन नहीं लिए। खूब डांट रही थी, मैं केवल उनको गौर से देख रहा था। लेकिन इतने में कहते हैं ना कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है मनुष्य, विनम्रता, वो मेरी काम आई, मेरे गुरुजनों ने मुझे दिया था। कमिश्नर सर जो बैठे थे उनको दया आ गई, उन्होंने कहा अरे बस छोड़ दो, बच्चा है, ठीक है, अगर इतने तुम्हें शौक है उसको पीएचडी करवाने का, तो उसको मेरी तरफ से शिक्षक बना दो, वो पीएचडी भी कर लेगा और बहुत आगे चला जाएगा, इसलिए मेरी तरफ से आप इसको शिक्षक बना दीजिए। इतना कमिश्नर सर ने कहा था। इसके बाद वहां से प्रश्न समाप्त हो गया। फिर उसके बाद फिर साइको वाला फिर घूमा, कहा बीएड आपका, फिर बीएड भी 2022 में कंप्लीट हुआ। यस सर। कहीं कौन कौन सा पेपर था आपके बीएड में, कौन कौन सा विषय था? तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि हम पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से गए थे, लेकिन ये फाइनल ईयर के तीनों विषय इतने लंबे थे, अंग्रेजी में था, और वो हमारे माइंड से उतर गया। मतलब डर ऐसा होता है इंटरव्यू के अंदर का जो प्रेशर होता है, मैं भूल गया, उसमें सोच रहा हूँ आखिर कैसे बचे। फिर तुरंत दिमाग लगाया कि नहीं, छोड़ना नहीं है, इतनी जान लगा दो। मैंने कहा सर 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 3 बार सर की मतलब ये नहीं डरा हुआ है। अभी बाहर से मैंने डर प्रकट किया था, अंदर से मैं पत्थर था कि मुझे कोई प्रभाव नहीं चाहिए इतना डर हो, लेकिन उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है जो इंटरव्यू में। तो मैंने कहा सर मैंने वैकल्पिक रूप में हिंदी और संस्कृत पढ़ा, फिर अच्छा। फिर मैंने कहा सर मैंने सर शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में सर आईसीटी का कैसे प्रयोग किया जाए, सर मैंने उसको भी पढ़ा है। फिर अच्छा। फिर मैंने बताया कि बस ठीक है। तो उसके बाद वो लोग ज़्यादा पूछते नहीं है, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आपको जानकारी है कि नहीं, अगर है तो छोड़िए छोड़। तो इसके बाद मैं बैठा रहा, तो मैम जो है सारे लोग हमको देख रहे थे, तो मैम के अंदर ना जाने क्या सोचा। मैम ने कहा संदीप जी अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें। हम कहे यस मैम बताइए। तो कहें क्या बोर्ड साफ करोगे? अरे इतना हम डर गए, ये तो बड़ा बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि 5 नंबर माइनस हो जाएगा तुरंत, ये नियम है इंटरव्यू का। हम इतना डर गए, 5 लोग से सॉरी बोले और इतना तेज हम घूमे, मतलब ये अपने मिटाने के लिए बोर्ड को, कि हमारा पैर जो था कुर्सी में फंसा था, कुर्सी अलग गिर गई, हम अलग गिर गए, और इतना तेज मतलब गिरे, मतलब कुर्सी अलग गिरी। और जो कि इंटरव्यू में ऐसा नहीं हुआ, सब किसी मैंने सुना ही नहीं था ऐसा हुआ किसी के साथ, मतलब कुर्सी अलग गिरी इस साइड में, हम उधर गिरे, लेकिन तब भी हम चोट मुझे उस समय कुछ भी नहीं, खड़े हुए कुर्सी न, तब तक वो साइको वाला उठ के आ गया था, मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मतलब 5 लोग चिल्ला करके कहे कुछ नहीं होगा बेटा, डरो मत। लेकिन हम कुर्सी रख के दौड़ के गए, और बायां पैर इतना तेजी से हम रखे कि ऐसे लगा वहां भी गिर जाएंगे, हम श्याम पट पे भी इतना डरे हुए थे।
और इसके बाद से आप मतलब अपना डेस्क उठा करके जो है, और उसके बाद हाथ मेरा कांप रहा, मतलब अपने नियम से जो है जो इस तरह से होता है उसको मिटाया मैंने। और उसके बाद फिर से जाके जब हम चेयर पे बैठे तो पांचों लोग हंस रहे थे और हमको देख रहे थे। हम बैठे थे, हमें तो पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सोच नहीं रहा था, तो हम भी उन लोगों को देख रहे थे। तो मैम ने कहा संदीप जी हम आपका इंटरव्यू समाप्त हो चुका, आप जा सकते हैं। तो हम जब उठे